हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग फिर से एक आपको पता है, जैसा मैंने पिछली बार जो है इसका एक वीडियो जो बनाया था वो फर्स्ट पार्ट था हमारा, और उस फर्स्ट पार्ट में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है आपका सेकेंड पार्ट है, और इस सेकेंड पार्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा कि हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 51 से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहे TRE 3 की तैयारी कर रहे हो या फिर TRE 4 की तैयारी कर रहे हो, ये हमारा जो सेशन है वो स्पेशल बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सेशन। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन बना था। देखिए, इसका मतलब उपरांत का मतलब हो गया बाद में। ठीक है, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है मौर्य साम्राज्य का शासक किसे बनाया गया था। ठीक है, तो शासक किसे बनाया गया था आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, जैसे कि BPSC में 5 ऑप्शन का क्वेश्चन पेपर आपका आता है। तो पहला हो गया अशोक, दूसरा हो गया बिंबसार, तीसरा हो गया तीवर, चौथा हो गया बिंदुसार। तो बताइएगा आपको, या फिर 5वां ऑप्शन आपको पता ही है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मतलब इनके बाद में मौर्य साम्राज्य का शासक जो है किसे बनाया गया था साथियों। तो देखिए, इसमें सबसे सही आपका आंसर आपका हो जाएगा आंसर बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। मौर्य, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक उसका पुत्र बिंदुसार बना था। ठीक है, और बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन भी कहा गया है। फिर उसके बाद उनका पुत्र सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बना। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, और हम लोग फिर देखेंगे 52 क्वेश्चंस। देखिए, आपका 52 क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि बिहार के राज्य में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बिहार के क्षेत्र में स्थित कौन सा महाजनपद है जो 8 राज्यों का एक संघ था। मगध था, वज्ज था, अंग था, या फिर सूरसेन था। बताएं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आपका सही जवाब जाएगा वो जाएगा आपका वज्जी। ठीक है, वज्जी जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वज्जी जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि वज्जी जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक और बिहार के 3 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार के क्षेत्र में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए, जो आपका बौद्ध संगीत हुआ था साथियों, ठीक है, बौद्ध संगीत जो आपके हुए थे, तो उनमें से जो फर्स्ट वाला हुआ था वो आपका बताना है कि उसका आयोजन कहाँ हुआ था। पहला बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। राजगृह में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था, या फिर कुंडलवन में हुआ था। तो देखिए, इसमें जो सही जवाब आपका जाएगा वो जाएगा आपका राजगृह। ठीक है, पहला आपका जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल राजगृह में हुआ था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में मगध सम्राट अजात शत्रु, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अजात शत्रु के द्वारा राजगृह में आयोजित किया गया था। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछेगा कहाँ हुआ था, ठीक है, पहला वाला तो आपको बता दिया राजगृह में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु के द्वारा। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह संगीत राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, छत्री गुफा, पिप्पल पर्वत या फिर गृधकूट में हुई थी, और तथा इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट बस ध्यान रखिएगा कि इस संगीत की जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा हुई थी, तो महाकश्यप के द्वारा हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। ये पूछा गया है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो बताएं, हर्यक वंश का दूसरा शासक, ठीक है, आपसे दूसरा शासक पूछा है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था। अजातशत्रु था, उदयन था,
नाग दशक था या फिर शिशुनाग था? तो इसमें से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, उदयन, नाग दशक या फिर शिशुनाग। देखिए हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था वो आपका अजातशत्रु था। ठीक है, कौन था? तो अजातशत्रु था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अच्छे से। देखिए हर्यक वंश का दूसरा शासक उदयन था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका दिया है उदयन। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब जाएगा साथियों ना, तो वो आपका ऑप्शन पे मत जाइएगा, ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी होगा ऑप्शन। ठीक है, अब इसको समझिएगा। इसमें क्योंकि हमसे क्या पूछा, दूसरा पूछा है, तो आपका उदयन था। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया कि हर्यक वंश का दूसरा शासक उदयन था और हर्यक वंश की स्थापना जो है 544 ईसा पूर्व में बिंबसार के द्वारा की गई थी। और इन्होंने गिरिव्रज, जिससे अब हम लोग राजगृह के नाम से जानते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाया था। और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इन्होंने कौशल नरेश, प्रसेनजित की बहन महाकोशला और वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। मतलब इनके 3 विवाह हुए थे, है ना? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि फाहियान निम्न में से भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? बताएं। जो फाहियान था, तो फाहियान निम्न में से भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, या फिर समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, या फिर बिंदुसार के शासनकाल में आया था? तो देखिए इसमें जो सही जवाब आपका जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, चीनी यात्री जो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, जो आपका चीनी यात्री फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान जो है 399 से 1414 मतलब 15 साल तक भारत में रहा था। ठीक है, कितने साल तक? 15 साल तक भारत में रहा था। और फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का था। अगला 56 नंबर है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? मतलब किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरा है आपका बिंदुसार। चलिए फिर और 55 हो गया। 56 है आपका तीवर, या फिर डी ऑप्शन है आपका अशोक। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका जाएगा साथियों पिंगल वत्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। ठीक है, कौन रहता था? तो पिंगल वत्स रहता था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो बताएं। मतलब कि चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये किससे संबंधित हैं? शाहाबाद के चेरों से संबंधित हैं, भोजपुर के उज्जैनी से संबंधित हैं, या फिर मुंगेर के पाल से संबंधित हैं, या फिर तिरहुत के कर्नाट से संबंधित हैं, या फिर तिरहुत के कर्नाट से संबंधित हैं? तो इसमें से सही जवाब आपका क्या जाएगा? बताएं। देखिए इसमें जो बता दें आपको, जो सही राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा शाहाबाद के चेरों से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शाहाबाद के चेरों से। शाहाबाद के चेरों से। यहाँ पे देखिए, चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये शाहाबाद के चेरों से संबंधित हैं। ठीक है, और शाहाबाद 1972 के पहले तक बिहार का एक ज़िला था, जिसे 1972 में 2 जिलों में विभक्त कर दिया गया, आरा और रोहतास में। ठीक है, और इसके बाद फिर से 1911 में रोहतास से काटकर कैमूर ज़िला बनाया गया, और 1992 में भोजपुर से बक्सर ज़िला निकला। ठीक है, क्या हुआ? फिर 1992 में भोजपुर से एक बक्सर ज़िला निकला। अब
शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में निम्न में से क्या सही है। देखिए बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में कौन सा पॉइंट आपका सही है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था, या फिर इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, या फिर यह तालाब के बीचों बीच स्थित है, या फिर इस स्थान पर अब मदरसा है। तो बताएं कौन सा सही जवाब हो जाएगा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में निम्न में से सही है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा है। देखिए एक तो है आपका इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था, ये बात सही है, और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी आपको डिफाइन की गई है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। पटना स्थित सांगी मस्जिद है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, या फिर पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा है, या फिर पटना स्थित गोलघर। देखिए निम्नलिखित में से क्या बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो इसमें भी ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 3 सही हैं। देखिए मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण कौन कौन सा है। एक तो पटना स्थित सांगी मस्जिद है, और अगला है कि मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। ठीक है, तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला के ये क्या है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या है आपके एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि अली वर्दी खान ने बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया था। किसने, तो अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान ने बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया था। बक्सर के युद्ध में, पटना के युद्ध में, दरभंगा के युद्ध में, या फिर गया के युद्ध में, या फिर गया के युद्ध में। तो देखिए इसमें जो आपका सही जवाब जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब कि पटना के युद्ध में। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को समझिए। अली वर्दी खान ने बिहार में अफ़गानों को पटना के युद्ध में पराजित किया था। अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था, और अली वर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए मुग़ल बादशाह को देकर नवाब के पद के वैधानिकता को प्राप्त किया। इसने अपने 16 साल के कार्यकाल में कभी भी मुग़ल राजकोष में राजस्व का कोई भी हिस्सा जमा नहीं किया। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया। तो बताएं बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का, बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा जो है वो कब दिया गया था। 1580 में दिया गया था, 1529 में दिया गया, 1570 में दिया गया, या फिर 1560 में दिया गया था। बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था। तो देखिए आपको बताते हैं साथियों, यह दिया गया था 1580 में। ठीक है, कब दिया गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1580 में। यहाँ पे समझते हैं। देखिए सन 1580 में बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, और मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुग़ल शासक रहा था, और 1711 ईस्वी में फुखरशियर बंगाल से बिहार आ गया, और फुखरशियर पहला मुग़ल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। बिहार में 1773 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार के पटना में 1773 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था। बताएं बिहार में मुग़ल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था। किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक हुआ था। आपका फ़र्रुखसियर के संरक्षण में हुआ था, या फिर शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला के संरक्षण में, या फिर बहादुर शाह के संरक्षण में हुआ था।
तो देखिए इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में हुआ था। यहाँ पे देखिएगा कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था और इन्हें अली गौहर भी कहा जाता है। इन्होंने शाहजहाँ को हटाकर गद्दी हासिल किया था। चलिए अगला है कि मुग़ल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो बताएं। मुग़ल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार अजीम को, या फिर राजकुमार परवेज को, या फिर राजकुमार अजमीशुशान को, या फिर राजकुमार खुर्रम को? तो देखिए इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि राजकुमार परवेज को। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मुग़ल शासक और अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। अगला 64 नंबर है कि सूर्यवंश की संस्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो आपका सूर्यवंश था, ठीक है, इसको सूर्यवंश कहेंगे। सूर्यवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? शेर शाह ने किया था, हसन खां ने किया था, मोहम्मद नुहानी ने किया था, या फिर दरिया खां ने किया था? या फिर दरिया खां ने किया था? तो देखिए सूर्यवंश की स्थापना जो है किसने की थी? देखिए ये की थी आपके शेर शाह ने। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किसने की थी? तो शेर शाह ने की थी। देखिए यहाँ पे है देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था और शेर शाह सूरी ने पहले मुग़ल बादशाह बाबर के सैनिक के रूप में काम किया था। बाद में उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर क्या किया गया था? इनको बिहार का साथियों राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, और शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक भी शेर शाह सूरी था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी से जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था? बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा हो जाएगा, या फिर बख्तियारपुर होगा, या फिर भागलपुर होगा, या फिर गया होगा? किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा, बख्तियारपुर, भागलपुर, या फिर गया? तो देखिए इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये जाएगा दरभंगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है साथी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का प्रांतपति मखदूल मुल्क था, जो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव के खिलाफ अभियान चलाकर नेपाल भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया तथा इस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रखा गया था, जो वर्तमान दरभंगा का क्षेत्र है। ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो बताएं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? 1292 में हुई थी, 1298 में हुई थी, या फिर 1198 में हुई थी, या फिर 1194 में हुई थी? तो बताएं बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है किस ईयर में हुई थी? तो देखिए आपको बता दें, ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? 1198। ठीक है, 1198 में हुई थी, इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ और ताज इसकी स्थापना का श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था।
1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर इन्होंने सत्ता स्वीकार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसके समय में पंथी प्रबंध का विकास हुआ था? तो बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा। बिहार में किसके समय में पंथी प्रबंध, पंजी प्रबंध है, ठीक है। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक या फिर तुर्क शासक या फिर गढ़वाल शासक या फिर उज्जैनी शासक? तो देखिए इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाट शासक, ठीक है। कर्नाट शासक आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि बिहार में कर्नाट शासकों को समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था और कर्नाट वंश को ही सिमराव वंश या देव राजवंश भी कहा जाता है। इस वंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ और इसकी राजधानी जो है वह 12 जिले के सिन्मौनगढ़ में थी। कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वह आपका नान्य देव था, जो कि एक महान शासक थे और कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह है कि पटना को अजीमाबाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? मतलब कि पटना को अजीमाबाद का नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? परवेज़ ने दिया था या फिर राजकुमार अजीम ने दिया था या फिर अकबर ने दिया था या फिर फर्रुखसियर ने दिया था ने दिया था। तो देखिए इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका जाएगा राजकुमार अजीम ने। तो आप देख सकते हैं कि पटना को अजीमाबाद नाम राजकुमार अजीम ने दिया था। तो हम लोगों का जो है 68 कंप्लीट हो गया, 69 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 69 क्वेश्चन आपका है कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन सही नहीं थे? मतलब कि भोजपुर के उज्जैनी शासक जो है इनमें से कौन से नहीं थे? या दुर्लभ देव नहीं थे, राजा राम शाही नहीं थे या फिर सोमराज नहीं थे या फिर सहस बल नहीं थे या फिर ऑप्शन ई। तो भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे, बताएं। तो देखिए आपको बता दें कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से नहीं थे, तो कौन नहीं थे? ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मतलब कि सहस बल नहीं थे। चलिए तो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे आपने देख लिया कि दिए गए विकल्प में दुर्लभ देव, राजा राम शाही और सोमराज उज्जैनी शासक थे, ठीक है, जबकि सहस बल उज्जैनी ये शासक नहीं थे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का नाम बिहार निम्नलिखित में से किसने दिया था? बताएं। बिहार राज्य का नाम जो है वो बिहार किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुगलों ने दिया था या फिर मौर्यों ने दिया था, अंग्रेज़ों ने दिया था या फिर तुर्कों ने दिया था? तो इसमें से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बिहार राज्य का नाम जो है बिहार किसने दिया था? तो देखिए ये जो दिया था यह दिया था आपके तुर्कों ने, ठीक है। किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था और बिहार का पुराना नाम क्या है? तो वह विहार है, ठीक है। क्या जाति? तो विहार है और मगध के रूप में जाना जाता था। लेकिन पटना का पुराना नाम कभी पाटिल ग्राम, पाटिलपुत्र या फिर पालीपोथरा या फिर पालिन और अजीमाबाद भी रहा है। चलिए अगला 70 नंबर 1 क्वेश्चन है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सज़ा किसे दी गई थी? मतलब कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में जो है आपको बताना है कि जुर्म में मृत्युदंड की सज़ा किसे दी गई थी? चंद्रमा सिंह को दी गई थी, बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी, गणेश सखा देवस्कर को दी गई थी या फिर मनेंद्र नारायण को दी गई थी तो देखिए इसमें सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी, बैकुंठ शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को
देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपकी दी गई हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे में एक क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल थे। दरअसल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस गद्दार फणींद्र नाथ घोष की गवाही पर 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उसी गद्दार की हत्या के जुर्म में बैकुंठ शुक्ल को सेंट्रल जेल में 14 मई 1934 को फांसी दी गई थी। ठीक है, समझ गए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताएं। सदाकत आश्रम पूछा गया है। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है वो बताना है किसने की थी। राजेंद्र प्रसाद ने की थी, या फिर मजहरुल हक ने की थी, या फिर ब्रजकिशोर प्रसाद ने की थी, या फिर अब्दुल बारी ने की थी, या फिर अब्दुल बारी ने की थी। तो देखिए इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा साथी मजहरुल हक ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मजहरुल हक। ये यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको समझिए। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। और सदाकत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य और आश्रम। ठीक है, सदाकत का क्या मतलब होता है, सत्य और आश्रम होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 फरवरी 1963 को इसी आश्रम में अंतिम सांसें ली थीं। चलिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 73 देख लेते हैं। 73 क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था, बताइए। गांधी जी ने सामूहिक सवज्ञा आंदोलन, सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव जो है ये कब रखा था, तो बताएं ये प्रस्ताव कब रखा था। 12 जुलाई 1933 में रखा था, या फिर 12 जुलाई 1934 में रखा था, या फिर 12 मार्च 1932 में रखा था, या फिर 12 जून 1933 में रखा था। तो देखिए इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। बिल्कुल सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए, 12 जुलाई 1933। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 12 जुलाई 1933। यहाँ पे देखिए गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव 12 जुलाई 1933 को रखा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 74 नंबर। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। आपको बताना है कि 13 अगस्त 1942 को झंडा कहाँ फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की जो मृत्यु हो गई थी वह पुलिस की गोली से हो गई थी। तो बताइएगा कटिहार में ऐसा हुआ था, गोपालगंज में हुआ था, पटना में हुआ था, या फिर गया में हुआ था। आपका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए आपको बता दें इसमें से सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका जाएगा कटिहार। चलिए ये यहाँ पे समझिएगा कि बिहार के कटिहार ज़िले में 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो बताएं बिहार हेराल्ड के संपादक जो हैं वह कौन थे। आपके महेश नारायण थे, या फिर गुरु प्रसाद सेन थे, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, तो देखिए ये थे आपके गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जाएगा, गुरु प्रसाद सेन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा। देखिए बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे और 110 साल यानी कि 1987 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ और इसके बाद आर्थिक दिक्कतों के चलते ये बंद हो गया था
और बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को जुलाई 2015 में फिर से शुरू किया है। और आपको बता दें कि शुरुआत में अखबार को सिर्फ 4 पन्ने का निकाला गया था उस टाइम पे। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, 76 नंबर है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। बताएगा, ध्रुव दल की स्थापना हुई थी ना, तो बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए, तो कटिहार की स्थापना हुई थी, मतलब किस के लिए ध्रुव दल की स्थापना हुई थी, कटिहार के लिए, डेहरी के लिए, बिहार शरीफ के लिए या फिर मुजफ्फरपुर के लिए। बताएं तो इसमें सही जवाब आपका क्या जाएगा। तो देखिए इसमें आपका सही जवाब जाएगा कटिहार। ठीक है, कटिहार जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटिहार। अब यहाँ पे समझिए चीज़ों को कि बिहार के कटिहार ज़िले में युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। और कटिहार में जिस स्थान पर आंदोलन के दौरान ध्रुव को गोली लगी थी उस स्थल को शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। उस स्थल को शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। साथ ही वहाँ पर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक बनाया गया। चलिए आपका कौन सा क्वेश्चन था, 76 था, 77 देखते हैं। 77 नंबर ये क्वेश्चन आपका रहा। ये पूछा गया है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। मजहरुल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, हसन इमाम थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बताएं, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे। मजहरुल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे या फिर हसन इमाम थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो देखिए इसमें सही जवाब ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद भी है और आपका हसन इमाम दोनों हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और 1921-22 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति निम्नलिखित में से कौन थे। बताएं, बिहार विद्यापीठ के प्रथम पहले कुलाधिपति कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे या फिर ब्रजकिशोर प्रसाद थे या फिर मजहरुल हक थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो देखिए इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन थे, तो बिल्कुल मजहरुल हक थे। देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए आपको बता दें बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति मजहरुल हक थे और राजेंद्र प्रसाद ने 1921 में महात्मा गांधी और मौलाना मजहरुल हक के साथ मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था। मतलब कि बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था। मतलब कि कितनी राशि जो है इन्होंने संकल्प लिया था कि इतनी राशि को हम लोग इस फंड के लिए एकत्र करेंगे। तो बताएं कौन सा हो जाएगा। 9,42,000 था या फिर 6,50,000 था या 15,27,000 था या फिर 12,20,000 था। बताइए कितना फंड जो है एकत्र करने का संकल्प लिया गया था। तो देखिए वो था आपका 9,42,000। ठीक है, कितना था, 9,42,000। 80 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके निम्नलिखित में से कहाँ भेजा गया था। बताइए। देखिए आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, मतलब कि कौन सी जेल में भेजा गया था। कैंप जेल में भेजा गया था, हजारीबाग जेल में भेजा गया था या फिर भागलपुर जेल में भेजा गया था या फिर बांकीपुर जेल में भेजा गया था या फिर बांकीपुर जेल में भेजा गया था।
तो देखिए इसमें सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांकीपुर जेल जाएगा आपका सही राइट आंसर। यहाँ पे समझेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बताएं, चंपारण आंदोलन का जो आपका आंदोलन का नेतृत्व है वह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन सी में ही है राइट आंसर, बता दीजिए। डी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सी में ही आंसर छुपा हुआ है। आइए देखते हैं। या फिर आपका ब्रजकिशोर प्रसाद, तो आपको पता है महात्मा गांधी राइट आंसर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, चंपारण आंदोलन जो है वह भारत का पहला नागरिक स्वज्ञा आंदोलन था। ठीक है, और जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 को शुरू हुआ था। नीलहों से रैयतों को मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, नीलहों का मतलब नील की खेती वाला, है ना, से रैयतों को मुक्ति दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। और चंपारण आंदोलन 3 कटिया प्रथा पर आधारित है। 3 कटिया का मतलब ये एक्चुअल में 3/20 थी, कि मतलब आपके टोटल खेती अगर 20 है उसमें से 3 भाग जो है आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती जहाँ होती है कुछ समय बाद वो ज़मीन एकदम बंजर हो जाती है, कोई भी वहाँ पे आप कुछ भी उगा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता था, किसान बहुत परेशान थे। इसी के चलते ये आंदोलन किया था, जिसमें से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। कब हुआ था? तो यह 1917 में हुआ था। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 3 कटिया प्रथा कहाँ सर्वाधिक प्रचलित थी? बताइएगा। अभी करके आ रहे हैं। 3 कटिया प्रथा जो है वो बिहार में सर्वाधिक कहाँ प्रचलित थी? चंपारण में प्रचलित थी, बक्सर में प्रचलित थी, नवादा में प्रचलित थी, या फिर गया में प्रचलित थी? सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से जो आपका सही जवाब जाएगा ना साथी, वो जाएगा चंपारण में। ठीक है, कहाँ? तो चंपारण में। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण में। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। और यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों के द्वारा किसानों की ज़मीन का 3/20 भाग नील की खेती के लिए आरक्षित रखने के खिलाफ सन 1917 में हुआ था। और यह व्यवस्था 3 कटिया प्रथा कहलाती थी। समझ गए आप लोग? चलिए तो 83 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके नियंत्रण पर गए थे? महात्मा गांधी से किसने रिक्वेस्ट की थी, किसने इनको निमंत्रित किया था, फिर वो गए थे? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था, या फिर आपका जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग जेपी नारायण भी कहेंगे, या फिर अब्दुल रहीम? तो बताएं किसके निमंत्रण पर ये गए थे? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो है इन्होंने 3 कटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए वो गए थे। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी चंपारण कहाँ गए थे? चंपारण गए थे, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण कांग्रेस के 1916 के लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने आमंत्रित किया था। और अगले साल ही जो गांधी जी हैं वहाँ पे पहुँच गए थे। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, वो आपसे पूछा गया है कि चुनचुन पांडे निम्नलिखित में से क्या थे? तो बताएं चुनचुन पांडे निम्नलिखित में से क्या थे? ये आपके सामने आंसर है। बिहार के समाज सुधारक थे, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, या फिर 1857 के विद्रोह के नेता थे, या फिर बिहार के क्रांतिकारी नेता थे? चुनचुन पांडे निम्नलिखित में से क्या थे? एक थे चुनचुन पांडे और एक चुलबुल पांडे को तो आप जानते ही होंगे।
तो देखिए इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी ही जाएगा, बिहार के क्रांतिकारी नेता। बिहार के क्रांतिकारी नेता में से एक नेता थे। यहाँ पे देखिए चंचल पांडे बिहार के क्रांतिकारी, चाहे चंचल पांडे हो जाए, ठीक है, चाहे आपका चुनचुन पांडे हो जाए, बात वही है। चलिए 85 नंबर है। ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित नहीं थे। जो आपका गया षड्यंत्र केस हुआ था तो उसमें से आपको बताना है कि कौन, जो आपका कब हुआ था, तो 1993 को हुआ था, इससे संबंधित नहीं थे। तो कौन नहीं थे? गया षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित नहीं थे। सहदेव सिंह नहीं थे, उमाकांत शर्मा नहीं थे, या फिर ब्रजभूषण सहाय नहीं थे, या फिर फणींद्रनाथ घोष इससे संबंधित नहीं थे। बताएं। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फणींद्रनाथ घोष। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा चीज़ों को। देखिए दिए गए विकल्पों में से गया षड्यंत्र केस 1993 से सहदेव सिंह, उमाकांत शर्मा और ब्रजभूषण सहाय संबंधित थे, जबकि फणींद्रनाथ घोष इस षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे, अतः विकल्प डी सही है। चलिए आपका 85 नंबर हो गया। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए अब 86 नंबर है आपका कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था? जागरण का क्या कारण था? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार था, या फिर ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां थी, या फिर वहाबी आंदोलन था, या फिर 1857 की क्रांति थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार भी था, और ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीतियों का भी एक कहीं ना कहीं कारण था, और वहाबी आंदोलन से तो खैर कोई मतलब नहीं, और 1857 की क्रांति भी इसका एक कारण के रूप में जानी जाती है। तो ये देख सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के अनेक कारण थे, जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ और वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति आदि। 87 नंबर है कि मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था। बताएं। ये जो आपका अखबार प्रकाशित हुआ था जिसका नाम क्या है? मदरलैंड। तो मदरलैंड नामक अखबार जो है यह किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड नामक अखबार अब्दुल बारी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जगत नारायण लाल ने, या फिर मजहरुल हक ने, बताएं। तो देखिए इसमें से आपका जो सही जवाब जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक आपका बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था, और इन्होंने ही पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल का गठन किया, और पटना से द मदरलैंड नामक पत्र भी निकाला। साथ ही इन्होंने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना भी की थी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? बताइए। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? त्रिलोकी सिंह को दी गई थी, या फिर बसावन सिंह को दी गई थी, राम देवी सिंह को दी गई थी, या फिर राम गोविंद सिंह को दी गई थी? बताइएगा। हाजीपुर बात की गई कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर जो आपका हत्याकांड हुआ था इसके मामले में किसको फांसी दी गई थी? फांसी किसको दी गई थी? देखिए फांसी दी गई थी किसको? राम देवी सिंह को। ठीक है, राम देवी सिंह को फांसी दी गई थी। यहाँ पे समझिएगा। देखिए हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में राम देवी सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? बताइए। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने
है ना। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? स्वदेशी आंदोलन के समय दिया था, या फिर असहयोग आंदोलन के समय दिया था, या फिर होम रूल आंदोलन के समय दिया था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था? बताइएगा इसमें से सही जवाब क्या होगा। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो देखिए बिल्कुल इसमें हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। बिहार और उड़ीसा का गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के समय में 1921 में दिया था। कब दिया था? तो 1921 ईस्वी में दिया था। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कब खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? बताइएगा, कब खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 5 अगस्त 1907 में दी गई थी, या फिर 8 अगस्त 1908 में दी गई थी, या फिर 9 अगस्त 1909 में दी गई थी, या फिर 6 अगस्त 1908 में दी गई थी? सही जवाब क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी तो कब दी गई थी? तो देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1908 को दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी 8 अगस्त 1908 को दी गई थी। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। ये चीज़ देखिए यहाँ पे दी गई है। देखिए खुदीराम बोस को 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में जन्मे खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया गया था। और बात कर ली जाए तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है। उसी के विरोध में हुए आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वह कांग्रेसों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे और कई देशभक्तों को कड़ी सज़ा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन कोर्ट के जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया। और लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं, कैनेडी और उसकी बेटी सवार थीं। इस हमले में दोनों मारी गई थीं। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेज़ों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज़ पुलिस पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। अंग्रेज़ों से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम पकड़े गए थे। और इसके बाद मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी पर लटका दिया गया। देखिए यहाँ पे 11 अगस्त 1908 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 11 अगस्त 1908 दिया है, बट आपका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1908। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा? 8 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जगदीशपुर के राजा थे? बताएं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपको तो ऐसे ही पता होगा। नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, या फिर कुंवर सिंह थी? कहाँ का पूछा है? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो बिल्कुल कौन थे? आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, है ना। कुंवर सिंह आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। वे राजपूत समाज से थे। वे राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नेता श्री मणिंद्र नारायण राय निम्नलिखित में से क्या थे? बताएं। जो बिहार के नेता मणिंद्र नारायण राय हैं वो निम्नलिखित में से क्या थे? बताएं। मणिंद्र नारायण राय जो हैं वो क्या थे? अंग्रेज भक्त थे, नरमपंथी थे, क्रांतिकारी थे, या फिर गांधीवादी थे?
तो देखिए इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन सी जाएगा, क्रांतिकारी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी थे। देखिए बिहारी नेता श्री मणेंद्र नारायण राय एक क्रांतिकारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि गांधी जी किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, बताएं। गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, कि आपको उस जिले का नाम बताना है जहाँ के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। बारदोली, या फिर आनंद, या फिर चोरा चोरी, या फिर चंपारण, या फिर चंपारण। बताएं सही जवाब क्या होगा। बारदोली, आनंद, चोरा चोरी, चंपारण। तो बिल्कुल इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहीं पे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। यह पहला सत्याग्रह था आपका चंपारण वाला, वही जहाँ पे नील की खेती को लेकर बात हुई थी, है ना, तीन कटिया आंदोलन। चलिए 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर जे.बी. कृपलानी, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो देखिए आपको बता दें ऑप्शन ई जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिएगा, दिए गए विकल्पों में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जे.बी. कृपलानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी जी संबंधित थे। आपको लगे कि नहीं ऑप्शन ई इसलिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्योंकि इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल था, और जैसे कि आपका हो गया राजेंद्र प्रसाद जी का था, अनुग्रह नारायण सिंह जी का था, और जे.बी. कृपलानी सिंह जी का था। ठीक है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नेता नहीं थे। आप सभी को पता है इनका अलग रोल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन था, बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल, देखिए इसमें आपको प्रमंडल पूछा है, किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन था। लगभग 2 महीनों तक किसका शासन था, जनता का। तो बताएगा पटना प्रमंडल में था, भागलपुर प्रमंडल में था, तिरहुत प्रमंडल में था, या फिर गया प्रमंडल में था, या फिर गया के प्रमंडल में था। तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तिरहुत प्रमंडल आपका जाएगा। आपको पता है वर्तमान में टोटल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं, और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत जो प्रमंडल है इसमें लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। 96 नंबर है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, बताइएगा। ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। खेड़ा वाला था आपका, खेड़ा किसान आंदोलन था, या फिर चंपारण किसान आंदोलन, या बारदोली किसान आंदोलन, या फिर बारोद किसान आंदोलन। तो बताएं सही जवाब क्या होने वाला है आपका। सही जवाब क्या जाएगा गाइस। देखिए आपको बता दें इसमें सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम लोग चंपारण किसान आंदोलन कहेंगे। देखिए चंपारण किसान आंदोलन जो है वो आपका अप्रैल 1917 में हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। कब हुआ था सर, तो अप्रैल 1917 में हुआ था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। आपको पता है कि एक ही धोती पहने हुए महात्मा गांधी जी चलते थे लाठी का सहारा लिए, और इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, चलिए 97 नंबर है। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था, बताइए।
चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? 4 सितंबर 1917 को, 4 अक्टूबर 1917 को, 4 सितंबर 1919 को या फिर 1 सितंबर 1917 को? बताइए सही जवाब आपका क्या जाएगा? चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? कब पेश किया था? तो देखिए इसमें जाएगा 4 अक्टूबर 1917 को। ठीक है, 4 अक्टूबर 1917 को प्रतिवेदन पेश किया था, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण के नील किसानों के मामलों में से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बताइए। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? दरभंगा जिला को, सारण जिला को, पटना जिला को या फिर गया जिला को? इनमें से सही जवाब क्या होगा? किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो देखिए इसमें सही जवाब आपका जाएगा सारण जिला। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सारण जिला हो जाएगा। चलिए 98 हो गया। 99 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शांति कुमार बख्शी क्या थे? बताएं। शांति कुमार बख्शी क्या थे? श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? समाजवादी नेता थे या फिर क्रांतिकारी नेता थे या फिर नरमपंथी नेता थे या फिर 1857 के विद्रोह के नेता थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो शांति कुमार बख्शी क्या थे? देखिए ये आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो ये आपके क्रांतिकारी नेता थे। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? बताएं। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? आपको वो तिथि बतानी है। अप्रैल 1940 में हुआ था, अप्रैल 1941 में हुआ था, अप्रैल 1942 में हुआ था या फिर अप्रैल 1943 में हुआ था? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही जवाब आपका क्या जाएगा साथियों? सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1940। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अप्रैल 1940 में। यहाँ पे समझिएगा 1940 में दरभंगा में छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था और 16 नवंबर 1940 को छात्र संघ के तत्वाधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में छात्रों के द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। इसी दौरान छात्रों ने बिहार केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। और आज के सेशन में भी हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये आपका सेकंड पार्ट था, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।